Hello students, welcome to chemistry class. In this lecture we discuss about the conductance of electrolytic solution and ionic solution and its measurement. तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत स्पीडली करना है क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले ही पता है, इसलिए हम इसको थोड़ा तेज़ी से करते हैं। तो रेजिस्टेंस को क्या होता है आप सभी जानते हो कि वो किसी सब्सटेंस की वो एबिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने को रोकती है वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं रो। रो क्या है, आपका रेजिस्टिविटी। आप सभी जानते हो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आप इसको सीधा सीधा देख लीजिएगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, यदि हम यहाँ पर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि हम यूनिटी कर दे तो आपका आर इज इक्वल टू, यदि हम क्या करें, आर एल इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू वन और ए इज इक्वल टू वन यूनिट कर दे इसको, जो भी इसकी यूनिट है, और आपका क्या होगा तब आर इज इक्वल टू रो होगा। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है किसके लिए, जब उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी हो। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज यूनिटी। तो आपका वन वन होंगे तब आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वही उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द इनवर्स रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, तो कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू किसके होगा, वन अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू किसके होता है, रो एल अपॉन ए। अब यहां पे देखिएगा सी इज इक्वल टू वन अपॉन रो ए अपॉन एल। ये जो ए है यहाँ पर आपका ये घूम कर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन एल। जो आपका यहाँ पर जो वन अपॉन रो है इसको ही हमने, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि वन अपॉन कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो वन अपॉन रो को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है रेजिस्टिविटी का, तो इसको हमने कापा बोला। और कापा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन रो। तो हम कापा को क्या बोलते हैं, आपका कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो आपका कापा है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब देखिएगा जो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट, मतलब जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस, एंड द सीमेंस इक्वल टू द मो, क्योंकि ये आपका, या ओम इनवर्स, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो हमने इसे मो बोल दीजिएगा। जैसे कि ओम, ओम को उल्टा करेगा तो क्या बन जाएगा, मो, या ओम इनवर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस। तो कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कापा को। तो कापा क्या है, इट इज ऑल्सो, क्योंकि कापा इज इक्वल टू वन अपॉन नो, तो इट इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ द, इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कब ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमन पर मीटर और सीमन पर सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये इसकी ये कंडक्टिविटी हो गई। कंडक्टिविटी क्या होता है, आपका इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है ना, जब इसको ऐसे बोल देते हैं कि एरिया, आपका एरिया और लेंथ यूनिटी हो तब जो उसका कंडक्टेंस होता है वही क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी होती है। और एरिया और लेंथ जब दोनों एक है, मल्टीप्लाई क्या होगी, यूनिटी। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, 1 सेंटीमीटर कब ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है एसआई यूनिट। तो ये क्या हो गया, आपकी कंडक्टिविटी होगी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंडक्टर कितने प्रकार के। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है,
मेटालिक कंडक्टर जो फ्लो होता है, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किसके कारण से होती है, अब हमें उस चीज़ को देखना है। वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इन मेटालिक कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली मैटर डजंट डिकम्पोज, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसमें मेटल डिकम्पोज नहीं होता। अब देखिएगा द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि उसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप इसका। तो यहाँ पे देखेगा यह यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयन क्या करेंगे, आयन का ऑसिलेशन बढ़ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा? रोकेगा। तो इसलिए आपका टेम्परेचर के राइज अप करने पर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है इसकी कंडक्टिविटी। तो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे कि KCl सॉल्यूशन है आपका, तो या KCl मोल्टन स्टेट में है, तो उसमें जो होता है वो किसके कारण होता है? आपका आयंस के कारण, इसलिए हम इसको आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर। तो आपका आयनिक कंडक्टर क्या होता है? जिस इसमें आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? आयंस के, फ्री आयंस के कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें मैटर डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि KCl है तो KCl कैसे डिकम्पोज हो जाता है? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसी तरीके से इसकी डिपेंडेंस ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। आयंस, यदि आयंस आपका हाइड्रेटेड आयन है वो यदि छोटा है तो आपकी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो क्या करेगा? आपका करंट को ज़्यादा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी। आपका यदि आयंस, हाइड्रेटेड आयन यदि आपका छोटा है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी। बड़ा है तो आपका मोबिलिटी कम होगी और आपका आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के डिपेंड करता है। विस्कोसिटी का मतलब कि वो कितना कितनी उसकी विस्कोसिटी है। टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि आपकी कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है वो किसके साथ इंक्रीज होती है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपके जो उसके अंदर आयंस है, आयंस की क्या हो जाएगी? उनकी जो मोबिलिटी होगी, जो उनकी स्पीड होगी चलने की, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब ये हमने यहाँ पे हमें करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी आपका होता क्या है। तो चलेगा, मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है आप इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि सपोज करेगा, इसकी पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और इसका जो इलेक्ट्रोड है, ये सपोज करिएगा, ये ऐसा बना लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड है जिसके बीच ये कितने सेंटीमीटर पर रखे गए हैं? 1 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। इसके अंदर ही आपका सोल्यूशन डला हुआ है और इस सोल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, और हैव लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। तब जो इसकी कंडक्टिविटी आएगी, जो इसकी कंडक्टेंस निकल के आएगी, उसको ही मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। देखेगा, अब इसको देखेगा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द, देखेगा कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एंड द एंटायर सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका, एंड द एंटायर सॉल्यूशन इज इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हो, ठीक है, इज इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स केप्ट अपार्ट 1 सेंटीमीटर एंड हैज लार्ज एरिया क्रॉस सेक्शन, तो सो एज टू कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम विच कंटेन volume of solution which contain 1 mole of electrolyte and the entire solution is in between 2 electrode kept apart 1 centimeter and has large cross section area.
ठीक है ना। तो ये क्या होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिनोट बाई लेमडा, इट इज डिनोटेड बाई लेमडा। तो लेमडा एम क्या होता है आपका कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन, यह है कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है। तो जो लेमडा एम और कापा के बीच रिलेशन होता है वो क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब देखिएगा इसकी यूनिट आपको जरा ध्यान रखनी है। इसकी यूनिट होती है सिमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ध्यान रखना कापा की यूनिट कंडक्टिविटी है ना। कापा क्या है आपकी कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सिमोन पर सेंटीमीटर या मीटर बोल दीजिएगा। परंतु लेमडा मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पे आपका डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन का मतलब हो गया कंसंट्रेशन यदि कम कर दी जाए, यदि उसमें वाटर मिला दिया जाए तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी पे देखते हैं। यदि कंसंट्रेशन को यदि हम डिक्रीज कर दे, अर्थात इसका मतलब उल्टा, डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब उसमें वाटर ज़्यादा डाल देंगे है ना। तो सोलवेंट को हम ज़्यादा कर देंगे तब उसकी कंसंट्रेशन कम, तब हम कह सकते हैं कि उसको हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अर्थात कंसंट्रेशन घटा रहे हैं या बोल दीजिएगा डाइल्यूशन, वो कंसंट्रेशन घटा रहे हैं या बोल दीजिएगा डाइल्यूशन उसका बढ़ा रहे हैं। तब आपका जो कंडक्टिविटी होती है, जो कापा होता है वो क्या होता है, यदि आपने कंसंट्रेशन कम किया तो कापा भी आपका कम हो जाता है। ठीक है जी। तो आपका कापा मतलब डाइल्यूशन के बढ़ाने पर कापा क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि जी देखो जी, जब हमने उसको डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने पर तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि जैसे हमने उसको डाइल्यूट किया नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कि बिल्कुल सही बात है। बट ध्यान रखना कंडक्टिविटी क्या है पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, लेंथ कितना 1, तो यूनिट है तो वॉल्यूम का क्या बोल सकते हैं हम इसको 1 बोल देते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि आपका यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में आपका क्या होता है आयन डिक्रीज हो जाते हैं। आयन क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिएगा यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा आयंस प्रेजेंट रहेंगे। यदि आपने उसे डाइल्यूट कर दिया, उसका डाइल्यूशन कर दिया, तो आपका क्या होगा डाइल्यूशन करने से, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपका आयंस कम हिस्से आएंगे, कम बाटे आएंगे। अर्थात पर यूनिट वॉल्यूम में आपका क्या होगा आयन की प्रेजेंट, क्योंकि हमें मतलब नहीं है, हमें तो पर यूनिट वॉल्यूम से है कि उस सॉल्यूशन का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है यदि आप उसका डाइल्यूशन करते हैं। यदि कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी पे यदि आप इसका डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर। अब आइएगा हम नेक्स्ट, अब आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, C टेंड्स टू 0। यदि आपकी कंसंट्रेशन 0 कर दी जाए, इसका मतलब हमने जो आपका डाइल्यूशन है वो क्या कर दिया, आपने इन्फानाइट कर दिया। यदि हमने कंसंट्रेशन 0 कर दिया, हम इसे बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन क्या हो जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा। यदि कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, क्योंकि कंसंट्रेशन कभी 0 नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अमाउंट आपका उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0 किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इतना डाइल्यूट कर दिया कि उसकी कंसंट्रेशन 0 के पास पहुंच गई, तब जो मोलर कंडक्टिविटी होगी
तब जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वही आपकी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा नोट एम से डिनोट कर सकते हैं या लेमडा इन्फिनाइट एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is called limiting molar conductivity. It is represented by lambda naught या lambda infinite m. क्लियर। तो ये था लिमिटिंग। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने पे जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल के आती है उसको ही हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। चलेगा, हम अब कुछ वेरिएशन खींचते हैं। कंसंट्रेशन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। हम कंसंट्रेशन अंडर रूट सी कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखेगा यहाँ पे सपोज करेगा कि हम केसीएल के लिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखेगा केसीएल में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर है, इतनी कंसंट्रेशन, फिर हमने उसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट का मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम की, तो आपका ये जो कंसंट्रेशन जैसे ही कम करते आएंगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब कि बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्योंकि रीज़न क्या है, जो आपके जो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे ही मोस्टली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। यदि आप उसको और डाइल्यूशन आप करते जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग लाइट क्या करेगा, वो और आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बहुत ही कम आयन प्रोड्यूस करेगा। जब आयन कम प्रोड्यूस होंगे तो थोड़ा ही आयन, जैसे कि सपोज करेगा 100 में से स्टार्टिंग में वो 95 कर चुका, तो फिर और डाइल्यूट करने पर 96, तो आपका स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो ये हो गया इसके बीच ग्राफ C1 बट यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हमने कोई ले लिया, हम कर रहे हैं बात CH3COOH, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनिशियल ये कम्प्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होता, तो CH3COH CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये अपना ये क्या होता है, ये अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होता। यदि आप इसको डाइल्यूट करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें आयन प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें ग्राफ कैसे आता है, पहले ये क्या करेगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन 0 के पास पहुंचता है तो ये एकदम से क्या करेगा, एकदम से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे इसका ग्राफ आ जाता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेकर हमने बात की, ये हो गया CH3COO। ये वेरिएशन है किसके लिए, CH3COOH और KCl के लिए, कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है कंसंट्रेशन के साथ लिमिटिंग मोलर। तो KCl का तो बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करता है, क्योंकि जो ये लगभग इनिशियल कंसंट्रेशन पे ही क्या करेगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। यदि आप इसको डाइल्यूट करते हैं तो जब आयन डिसोसिएट ऑलरेडी हो चुके तो ये और कितने आयन आपके प्रोड्यूस होंगे, तो बहुत ही कम होंगे, इसलिए स्लाइटली इंक्रीज। परंतु जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे डालते रहोगे, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे इतना ज़्यादा वो डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे जैसे आप इसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयन आपके बढ़ते जाएंगे। तो चलेगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कोल्हाउस लॉ। कोल्हाउस क्या कहता है, स्पेशली ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये। कोल्हाउस लॉ क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का जैसे कि ये सपोज करिएगा CH3COOH, ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, जैसे कि ये किसकी, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, उसके सम के इक्वल होती है। इस बात को ध्यान रखना, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी अलग अलग आयन जो आयन्स है उनके आयन्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो देखिएगा द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is the sum of individual contribution of their आयंस। तो क्या होगा, जो इसके आयंस का इनके आयंस का जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके सम के ही बराबर होगा। तो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर आयन। आयंस का मतलब केटायन और एनायन का, या मैं बोल सकता है कि द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। तो ये क्या है आपका कोल्हाउस लॉ। जैसे कि आपको यहाँ पर सपोज करोगे कि NaCl की निकालनी हुई तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव। जैसे कि आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको किसकी निकालनी हुई, Na2SO4, तो यहाँ पर Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा नोट Na पॉजिटिव, परंतु Na पॉजिटिव कितने हैं 2, तो 2 लेमडा नोट Na पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी, ये M डाल देना भाई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या डाल देना M, सभी जगह यहाँ पर M डाल देना, चलेगा, डालते रहिए, इसको डाल देना। तो प्लस SO4 नेगेटिव 2 मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 नेगेटिव 2, ठीक है। तो इसके सम के इक्वल होगी। तो ये था कोल्हाउस लॉ। कुछ आपको फॉर्मूले कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज इसको देख लेते हैं। अब हम कुछ आपको फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा M अपॉन लेमडा नोट M। लेमडा M क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और लेमडा नोट M क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वहाँ पे फार्मूले में आपको कापा दे के रखेंगे या सीधे लेमडा M दे देंगे, आपको वो निकाल लेना है। और आपको यहाँ पे लिखना लेमडा नोट M, या तो डायरेक्ट दे के रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, या कोल्हाउस लॉ से वो आयन के दे के रखेंगे, कोल्हाउस लॉ के से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल निकालेंगे बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो नेक्स्ट आपका है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलता है आपका, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या है, ये आपका स्मॉल c है, यह है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, और इन फॉर्मूलों को आपको सीधा लर्न करना है। किसी का कोई डाउट हो तो सीधा कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।